आज भी सब कुछ कल की तरह हुआ। टफी ने मुझे अपना फोन दिया और गुलगुले को लेकर इलाज के लिए अस्पताल के अंदर चला गया। लेकिन जब वो लोग लंबे समय तक बाहर नहीं आए तो मैं पूछताछ के लिए अंदर गया। तब जाकर मुझे पता चला कि गुलगुले और टफी काफी देर पहले ही वहां से निकल गए हैं। उसने मुझे फिर से चकमा दे दिया, लश्कर ने अपने घाव को रेतते हुए कहा। हालांकि इस सब से कुछ होने वाला नहीं था। टफी भागने में हमेशा से माहिर था, यहाँ तक कि बाबा बैरागी भी उसका कुछ भी नहीं कर पाए थे। लश्कर तो बस टफी का फैला रायता समेट रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो कई बार टफी से हार चुका था। मैं जल्दी से जल्दी टफी को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। बाकी तुम्हारे ट्रक वाली घटना के लिए मैं किसी और को भेज दूंगा, लश्कर ने कहा। लगातार टफी से हारने के कारण लश्कर उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि सदमे से उभरने में उसे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। अब तक वो खुद को दिलासा देने में माहिर हो गया था। राज को लश्कर के बारे में सोचकर काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि लश्कर राज के कारण इतनी परेशानी में फंसा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने भी नहीं जा पा रहा था। लश्कर भाई, हार मत मानना। आप एक बार टफी को पकड़ लो, फिर मैं उस पर नजर रखूंगा और उसे भागने नहीं दूंगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं कब तक उसे रोक पाऊंगा, लेकिन कम से कम एक हफ्ते तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, राज ने कहा। राज की बात सुनकर लश्कर के खुशी के आंसू आ गए। फोन रखते ही राज ने गहरी सांस ली। उसे टफी और गुलगुले जैसे दो करामाती लोगों के जुड़ जाने से और भी चिंता होने लगी थी। क्या टफी फिर से भाग गया? पंखुड़ी ने पूछा। हाँ, और वो अपने साथ एक छोटे से सन्यासी गुलगुले को भी ले गया। गुलगुले सीनियर फकीर का नया शिष्य है। कुछ दिन पहले ही अपने पाइल्स का इलाज कराने के लिए वो भागकर मेरे पास आ गया था। उसके बाद सीनियर संता ने मुझे कुछ दिनों के लिए उसका ध्यान रखने को कहा था। वो दिखने में बहुत प्यारा और सीधा साधा दिखता है, इसलिए मुझे लगा कि उसे संभालना आसान होगा। लेकिन किसने सोचा था कि वो टफी से भी बड़ा सिरदर्द निकलेगा? राज ने सिर खुजलाते हुए कहा। राज की बात सुनकर पंखुड़ी को हंसी आ गई, क्योंकि वो भी भागने में बहुत माहिर थी। टफी ने गुलगुले को अगवा कर लिया। सिर्फ एक बात यही नहीं थी जो राज को परेशान कर रही थी। राज के सामने अभी एक और समस्या थी। अगर लश्कर उसकी मदद करने नहीं आने वाला तो वो ट्रक वाले मुद्दे से कैसे निपटेगा? उसने अभी अभी अपनी मम्मी से वादा किया था कि वो वसीम को उठाकर नीचे लाएगा। असल में राज ने ऐसा सोचा था कि वो लश्कर के आने पर वसीम का एक भ्रम बनवा लेगा, जिससे उसका काम बन जाएगा। लेकिन अब लश्कर टफी और गुलगुले के पीछे जाने वाला था, जिससे राज के किए कराए पर पानी फिर गया था। लेकिन राज की समस्या यही खत्म नहीं हुई थी। मेडिटेशन के दौरान वसीम भ्रम वास्तविकता पैदा कर सकता था, जिससे रेगिस्तान और हरे चोगे वाला लड़का फिर से आ सकता था। इससे निपटने के लिए भी राज चाहता था कि लश्कर कोई बैरियर बना दे। अब राज का सिरदर्द बढ़ने वाला था। राज तो बहुत ही परेशान दिख रहा है। क्या घर से भाग जाने पर घर वालों का भी यही हाल होता होगा? क्या मेरे भाग जाने से मेरे पापा को भी ऐसी चिंता होती होगी? पंखुड़ी ने अपने सिर पर हाथ रखकर सोचा। उसने ऐसा मन बनाया कि घर वापस लौटकर वो अपने पापा से माफी मांगेगी। मैं वाकई बेवकूफ हूँ, राज ने माथा पीटते हुए कहा। फिर राज पंखुड़ी की तरफ देखने लगा और उसे एक उम्मीद नजर आई। अब पंखुड़ी, क्या तुम्हें रक्षात्मक जादू करना आता है? राज ने पंखुड़ी से पूछा। राज को अच्छे से याद था कि पंखुड़ी कुछ खास जादू जानती है। उनकी ऋषिकेश की यात्रा के दौरान जब भूतनाथ मंदिर में वो लोग भूत पकड़ रहे थे तो पंखुड़ी ने तिलिस्मों की मदद से कुछ रक्षात्मक जादू किए थे। मैं रक्षात्मक जादू बना सकती हूँ, लेकिन अलग अलग ताकत के लिए अलग अलग तरह के रक्षात्मक जादू होते हैं। राज, तुम किस तरह का रक्षात्मक जादू चाहते हो और इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है? पंखुड़ी ने पूछा। बहुत ताकतवर जादू की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें किसी दुश्मन से रक्षा नहीं करनी है, राज ने कहा और वसीम की तरफ देखने लगा। राज नहीं जानता था कि मेडिटेशन के दौरान वसीम पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग था या नहीं, क्योंकि वसीम अभी बस 2 दिनों के लिए मेडिटेशन कर रहा था। ऐसे में शायद वो राज की बातें सुन सकता था। इसलिए राज ने अपना फोन निकाला और पंखुड़ी को प्राइवेट मैसेज किया। उसने पंखुड़ी को बताया कि कैसे वसीम भ्रम वास्तविकता पैदा करके रेगिस्तान और हरे चोगे वाला एक लड़का बनाता है जो सबको परेशान कर देता है।
फिर उसने पंखुड़ी को शल्य के घर पर बने रक्षात्मक बैरियर के बारे में बताया, जिसकी मदद से वसीम की भ्रम वास्तविकता बाहर नहीं फैल पाई थी। बस इसीलिए राज इस कमरे में एक बैरियर चाहता था, ताकि भ्रम वास्तविकता इस कमरे से बाहर न निकल पाए। उस बैरियर की ताकत मायने नहीं रखती थी, क्योंकि उसे बस वसीम की भ्रम वास्तविकता को रोकना था, वरना कुछ ऐसा हो सकता था जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि राज का परिवार आम इंसानों से भरा था और उन्हें भ्रम वास्तविकता में डालना बहुत खतरनाक हो सकता था। शायद इस बात की खबर अगले दिन अखबार में भी आ सकती थी। अच्छा, ऐसी बात है। ये तो बहुत आसान है। अगर सीनियर मेडिटेशन करते हुए भ्रम वास्तविकता बना देते हैं, तो बिस्तर के चारों तरफ एक रक्षात्मक जादू करने से काम बन जाना चाहिए। पंखुड़ी ने राज का मैसेज पढ़ने के बाद कहा। वो काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी। पंखुड़ी के परिवार में भी 7वें लेवल का एक जादूगर था, इसलिए वो भ्रम वास्तविकता को बखूबी समझती थी और उसे रोकने के तरीकों के बारे में भी जानती थी। राज, तुम्हारे पास तिलिस्मी कागज है? पंखुड़ी ने अपने पर्स से एक ब्रश निकालते हुए कहा। तिलिस्मी कागज? क्या तुम्हें A4 कागज चाहिए? राज ने पूछा। उसने अभी कुछ वक्त पहले ही वसीम को A4 साइज के नॉर्मल कागज पर तिलिस्म बनाते देखा था। राज, मजाक मत करो। तुम एक आम A4 कागज को तिलिस्मी कागज कैसे कह सकते हो? पंखुड़ी ने कहा। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता क्या? राज ने गहरी सांस लेकर कहा। वो समझ गया था कि यह काम सिर्फ वसीम ही कर सकता था। काफी सोचने के बाद राज ने अपनी जेब से एक A4 कागज निकाला, जिस पर वसीम ने अदृश्य जादू किया था, क्योंकि ट्रक की ताकत बढ़ाने और वजन कम करने वाले कागज ट्रक के साथ ही जल गए थे। शायद इस कागज को देखकर पंखुड़ी समझ सकती थी कि राज आखिर किस बारे में बात कर रहा था। क्या ये सीनियर वसीम ने किया है? पंखुड़ी ने A4 कागज लेकर उसे देखते हुए कहा। हाँ, राज ने सिर हिलाकर कहा। मुझे यही उम्मीद थी। मेरे पापा मुझसे कहा करते थे कि सीनियर वसीम जादू के मामले में सबसे बेहतर है। उनका जादू तो मेरी समझ से बाहर है। राज, क्या मैं ये कागज अपने पास रख सकती हूँ? पंखुड़ी ने कहा। हाँ, अगर तुम्हें ये चाहिए तो रख लो, राज ने जवाब दिया। शुक्रिया, पंखुड़ी ने कहा और कागज संभाल कर रख लिया। तिलिस्मी कागज न होने के कारण हमें यहाँ पर मौजूद चीजों से ही काम चलाना होगा। मैं A4 कागज से तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे लेवल के बाहर की चीज है, पंखुड़ी ने कहा। तो तुम्हें क्या चाहिए? राज ने पूछा। हमें बांस की कुछ ताजी फाकें चाहिए होंगी, जिनका इस्तेमाल हम तिलिस्मी पेपर की तरह करेंगे। इसके बाद हम एक छोटा लकड़ी वाला रक्षात्मक जादू कर सकते हैं, पंखुड़ी ने कहा। राज को लगा कि उन्हें कोई बहुत कठिन सी चीज ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन बांस के बारे में सुनकर राज थोड़ा खुश हो गया। वो तो आसानी से मिल जाएगा। मेरे घर में भी कुछ तरह के बांस लगे हुए हैं। ठीक है, तो मैं जाकर उन्हें ही काट लेता हूँ, राज ने राहत की सांस लेते हुए कहा। चलो, तुम मिलकर काटते हैं, पंखुड़ी ने बिस्तर से उतरते हुए कहा। ठीक है, राज ने कहा। राज बस यही उम्मीद कर सकता था कि जब तक वो रक्षात्मक जादू न कर ले, तब तक वसीम भ्रम वास्तविकता का इस्तेमाल न करे। मम्मी, मैं पंखुड़ी के साथ बांस काटने जा रहा हूँ। हम कुछ अच्छा बनाने का सोच रहे हैं, राज ने कहा। ठीक है, मजे करो। हालांकि ज्यादा देर तक बाहर मत रहना, लंच जल्दी ही बन जाएगा, राज की मम्मी ने कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, राज ने हंसकर कहा। राज ने अपने साथ सहस्त्र भेदी तलवार भी ले ली और पंखुड़ी के साथ बाहर आ गया। इस समय घसीटा लाल और तन्मय अस्पताल गए हुए थे। असल में राज के पापा ने उनसे अस्पताल जाने की जिद की थी, क्योंकि अगर उन्हें जबरदस्ती अस्पताल भेजा गया था तो वो चाहते थे कि ट्रक में बैठा हर इंसान अस्पताल जाए। इसके बाद राज के पापा ने उन्हें कई बार फोन किया, जब तक वो लोग अस्पताल नहीं पहुंच गए। इसके बाद तन्मय अपने पापा घसीटे लाल को लेकर वापस आ गया। हालांकि रास्ते में उसका ध्यान थोड़ा बटा हुआ था। तन्मय, कुछ हुआ है क्या? घसीटे लाल ने पूछा। मैं राज के ट्रक के बारे में सोच रहा था, तन्मय ने जवाब दिया। हाँ, वो ट्रक तो वाकई बहुत तेज था, घसीटे लाल ने सिर हिलाकर कहा। अपने पापा की बात सुनकर तन्मय बेमन से मुस्कुरा दिया। हालांकि उसने सिर्फ रफ्तार ही नहीं, ट्रक की स्टेबिलिटी और तेज चलने के बावजूद हवा न लगने की बात पर भी ध्यान दिया था। भले ही उसे ये नहीं पता था कि ट्रक में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, लेकिन ट्रक पर लगा एक एक पैसा
उसकी कीमत का था। उसे लग रहा था कि इस तरह के ट्रक राज खास तौर से बनवा रहा होगा, और अगर राज इस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगा सकता था तो तन्मय ऐसा करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे यकीन था कि इससे काफी पैसा कमाया जा सकता था। तन्मय घर की तरफ चलते चलते अपना फोन चलाने लगा। तभी उसकी नजर उसके दोस्त के मैसेज पर पड़ी, जिसमें उसने खबर भेजी थी। आखिर तन्मय ने ऐसा क्या देख लिया था? क्या राज चोरी छुपे बांस काटने का काम कर पाएगा? तन्मय ने खबर में देखा कि बड़े बड़े ट्रक, कुछ कारें और बड़े वाहन लेकर जा रहे हैं, जिन्हें देहरादून में किसी ने खरीदा है। वहीं दूसरी तरफ राज और पंखुड़ी बांस तोड़ने के लिए राज के घर के पिछले भाग में आ चुके थे। राज के पापा ये सभी बांस पहाड़ से लेकर आए थे। कुछ सालों तक उन्होंने इसकी बहुत सेवा की थी, लेकिन बाद में उनका मन ऊब गया, तो उन्होंने इसकी देखभाल करना छोड़ दी। हालांकि इन बांसों की क्वालिटी काफी अच्छी थी, इसलिए ये बिना देखभाल के भी बड़े होते गए। कौन सा वाला काट दूं? राज ने पूछा। राज नहीं जानता था कि पंखुड़ी इन बांसों से कैसे रक्षात्मक जादू करने वाली थी। जरा मुझे देखने दो, पंखुड़ी ने अपनी आंखें बंद करके कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसमें से हीरे जैसी चमक निकल रही थी। राज ये काबिलियत देखकर हैरान रह गया। वो वाला, उस वाले में सबसे ज्यादा लकड़ी की ऊर्जा है। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी ने कहा। राज ने सिर हिलाया और सहस्त्र भेदी तलवार के एक वार से ही बांस नीचे गिर गया। अब क्या करना है? राज ने पूछा। मुझे जरा अपनी तलवार दो तो, पंखुड़ी ने कहा। राज ने चंद्र कबीले की सबसे खास सहस्त्र भेदी तलवार पंखुड़ी को दे दी। हालांकि राज के हाथ जब ये तलवार लगी, तभी से इसका इस्तेमाल बहुत फालतू के कामों में हो रहा था। पंखुड़ी ने तलवार लेकर 3-4 बार लहराई और बांस की सभी डालियां कटकर अलग हो गई। इसके बाद बांस भी कई फाकों में कट गया। फिर पंखुड़ी ने अपनी आंखों का इस्तेमाल करके उनमें से 20 बांस की फाकें चुनी। ठीक है, इतनी फाकों से हमारा काम बन जाएगा। चलो अब वापस चलकर जादू की तैयारी करते हैं, पंखुड़ी ने कहा। राज ने एक झाड़ू उठाकर बाकी कचरे को एक तरफ कर दिया। कमरे में वापस आकर पंखुड़ी ने अपने पर्स से ब्रश और एक खास तरह की स्याही निकाली और बांस की फाकों पर कुछ लिखने लगी। क्या मैं दूसरी तरफ देखूं? राज ने पूछा। जादुई दुनिया में किसी दूसरे को जादू करते देखना और बाद में उसकी कला का इस्तेमाल करना बुरा माना जाता था। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही आम से रक्षात्मक जादू को थोड़ा बदल कर एक जादू तैयार किया है, इसलिए कहीं और देखने की कोई जरूरत नहीं है, पंखुड़ी ने जवाब दिया। पंखुड़ी की इजाजत मिलते ही राज ध्यान लगाकर पंखुड़ी के जादू को देखने लगा। पंखुड़ी को लिखता देखकर राज को एक बात समझ आई कि हर बार लिखते हुए उसके पेन की नोक में चमक आ रही थी। ये शायद खास स्याही का कमाल था। ये ठीक राज को त्वरित हस्त टेक्निक के दौरान हुए तजुर्बे जैसा ही लगा। ये हो गया। कई सारे अक्षर बनाने के बाद पंखुड़ी ने कहा। बांस की फाकों पर स्याही चमक रही थी। अच्छा, इतनी जल्दी? राज ने पूछा। हाँ, अब हमें बस इसे एक्टिवेट करना है। हालांकि ये बांस की फाकें बस 2 दिन तक ये रक्षात्मक जादू कर पाएंगी। इतने में तुम्हें सीनियर वसीम को कहीं और ले जाना होगा, पंखुड़ी ने कहा। 2 दिन काफी होंगे, सीनियर का मेडिटेशन उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, राज ने राहत की सांस लेकर कहा। अब बस राज यही उम्मीद लगा सकता था कि वसीम मेडिटेशन में जाकर फिर से साल भर की मेडिटेशन करने की बात न बोले, क्योंकि मेडिटेशन करना वसीम का सबसे पसंदीदा काम था। जब वसीम ट्रक में बैठे बैठे मेडिटेशन करने जा सकता था, तो ऐसे खाली समय में जब उसके पास राज के घर में करने को कुछ नहीं था, तो मेडिटेशन वो कितना भी लंबा खींच सकता था। हालांकि राज ऐसा कभी नहीं चाहता था कि वसीम उठने के बाद फिर से मेडिटेशन में जाए, क्योंकि राज अपने घर वालों के सामने और झूठ नहीं बोल सकता था। फिलहाल रूबी भी वहां मौजूद थी, तो उसका झूठ कभी भी पकड़ा जा सकता था। ठीक है, फिर मैं जादू एक्टिवेट कर देती हूँ, पंखुड़ी ने कहा और अपने सीने के पास अपनी 2 उंगली ले जाकर मंत्र पढ़ने लगी। इसके बाद उसने जादू को एक्टिवेट कर दिया। जादू एक्टिवेट होते ही बांस की फाकें हवा में उड़ने लगी और उनमें से रोशनी निकलने लगी। जाओ, पंखुड़ी ने वसीम की तरफ इशारा करके कहा। बांस की फाकें वसीम के चारों तरफ गोलाकार में फैल गईं।
और हो गया। अब वसीम गलती से भी भ्रम वास्तविकता पैदा करेंगे तो वो इस गोले के बाहर नहीं जाएगी। पंखुड़ी ने ताली बजाकर कहा, शुक्रिया पंखुड़ी, तुमने बहुत बड़ी मदद कर दी। राज ने राहत की सांस लेकर कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है राज। पंखुड़ी ने मुस्कुराकर कहा, पंखुड़ी राज की मदद करने में कभी नहीं चूकती थी। उसे राज से एक अलग रिश्ता महसूस होता था। दूसरी बात यह थी कि राज भी हमेशा पंखुड़ी का साथ निभाने के लिए आगे रहता था। ऐसे में पंखुड़ी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर इस समय राज वसीम को लेकर परेशान था तो ये पंखुड़ी का भी सिरदर्द था। अब राज की मुसीबत दूर करने के लिए पंखुड़ी को कुछ भी करना पड़ता तो वो करती। समय काफी तेजी से गुजर गया। अब दोपहर हो चुकी थी। दोपहर को राज की मम्मी ने शानदार खाना बनाया। ये रात के खाने से भी लाजवाब था। राज, पंखुड़ी, खाना तैयार है, राज की मम्मी ने कहा। यह सुनकर राज और पंखुड़ी डाइनिंग टेबल पर आ गए। अरे तुम्हारा दोस्त अभी तक उठा नहीं? राज की मम्मी ने भौएं चढ़ाकर पूछा। वो उठ गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी थोड़ी नींद भरी हुई थी, तो शायद वो थोड़ा समय और लेंगे। शायद तैयार होकर वो थोड़ी देर में आ जाएंगे, राज ने मुस्कुराकर कहा। राज की मम्मी ने सिर हिला दिया और अपना ध्यान पंखुड़ी की तरफ कर लिया। वसीम की जगह पर पंखुड़ी राज की मम्मी की रुचि बन चुकी थी। हालांकि राज की मम्मी तो यही चाहती थी कि राज किसी लड़की को लेकर घर आए, लेकिन राज वसीम को लेकर आया था। पर अब राज की दोस्त पंखुड़ी उसकी मम्मी के सामने थी, तो उनका पूरा ध्यान पंखुड़ी पर ही था। खाना टेबल पर आते ही राज ने खाना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उसे किसी ने कुछ खाने को न दिया हो। करीब 30 सेकंड में ही उसने अपने हिस्से का खाना खा लिया। मम्मी, मेरा तो पेट भर गया, अब मैं जाकर अपने दोस्त को बुला कर लाता हूँ, राज ने कहा। इतनी जल्दी जल्दी खाने की क्या जरूरत थी? राज की मम्मी ने कहा। उन्हें समझ नहीं आया कि राज ने इतनी जल्दी खाना क्यों खाया और अब वो एक लड़की को अकेले छोड़कर कहाँ जा रहा था। हालांकि राज की मम्मी और पंखुड़ी ने सुबह काफी बातें कर ली थी, इसलिए राज के जाने के बाद पंखुड़ी को जरा भी झिझक महसूस नहीं हुई। राज की मम्मी पहले तो राज के वसीम को घर लाने के कारण राज से बहुत नाराज थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जूनियर कॉलेज में होने के बाद भी राज अभी तक लड़कों के साथ ही घूम रहा था। लेकिन जब पंखुड़ी डिलीवरी पार्सल से राज को सरप्राइज देने के लिए निकली तो राज की मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था। राज की मम्मी को लगा कि उनका लड़का तो उनकी उम्मीद से भी आगे निकल चुका था, इसलिए वो लगातार पंखुड़ी से बातें करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने ना तो सुबह कोई कसर छोड़ी थी और ना ही वो अभी कोई कसर छोड़ना चाहती थी। राज तुरंत अपने कमरे में वापस आ गया। थोड़ी देर में वसीम कमरे से बाहर आया, लेकिन राज उनके साथ नहीं था। अंकल, आंटी, मुझे माफ करना, मैं इतनी देर तक सोता रहा। मैंने आपको परेशान किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, वसीम ने कहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम राज के दोस्त हो तो ये तुम्हारा भी घर हुआ, राज के पापा ने कहा। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन राज कहाँ गया? राज की मम्मी ने कहा। शुक्रिया आंटी, राज अपने कमरे में ही है, उसने कहा है कि उसे कुछ काम है, वसीम ने हंसते हुए कहा। बगल में बैठी पंखुड़ी ने अपना चेहरा छुपा लिया था। वो अपनी हंसी रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। खाने के बाद रूबी राज की मम्मी का हाथ बटाने लगी और पंखुड़ी और वसीम राज के कमरे में वापस आ गए। कमरे में आते ही पंखुड़ी जोर जोर से हंसने लगी। वसीम इस वक्त भी सो रहा था, जबकि राज भ्रम पैदा करके वसीम के तौर पर नीचे गया था। राज ने भ्रम हटा दिया और वापस अपने रूम में आ गया। शुक्रिया आंटी, राज अपने कमरे में ही है, उसने कहा है उसे कुछ काम करना है। राज अपनी ही मम्मी को आंटी बुलाकर कैसा लगा? जोर जोर से हंसने के बाद पंखुड़ी ने राज की नकल उतारते हुए कहा। राज ने भले ही भ्रम पैदा करके वसीम का रूप लिया था, लेकिन ये भ्रम बस इंसानों तक ही सीमित था। पंखुड़ी जैसी ताकतवर जादूगर के सामने राज की ये चाल काम नहीं करने वाली थी। एक ओर जब सभी को राज की जगह वसीम दिखाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ पंखुड़ी को राज ही दिखाई दे रहा था। अपनी ही मम्मी को आंटी कहते देखकर पंखुड़ी अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। हालांकि उसने टेबल पर बैठे हुए खुद पर काबू किया ताकि राज की पोल वहीं न खुल जाए, लेकिन उसके लिए ये बहुत मजेदार सीन था।
इस समय ट्रेन के डिब्बे में गणेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था। तुम लोग यहाँ आखिर क्या कर रहे हो? गणेश ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय गणेश के दो दोस्त जुबैर और जीशान उसके बगल में खड़े थे। ये वही दोस्त थे जिनसे गणेश लंबे समय से पीछा छुड़ाना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती ऐसी थी कि वो जितना इन दोनों से दूर जाने की कोशिश करता था, उतना ही इनके जाल में और भी फंसता चला जाता था। यहाँ तक कि जुबैर के साथ तो उसे महीने भर उसकी गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए परेशान होना पड़ा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपना फोन नंबर बदलकर मुझसे बचकर निकल जाओगे? गणेश, तुम कितने नादान हो, जीशान ने कहा। गणेश, मैंने तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का टिकट करवा दिया है। हम बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रहे हैं, जुबैर ने कहा। जुबैर छुट्टियों के लिए कुछ और ही सोचकर बैठा था। अब उनका जूनियर कॉलेज खत्म हो गया था और अगला सेमेस्टर शुरू होने में अभी समय था। इसलिए जुबैर एक नए प्लान के साथ उन लोगों के सामने आ चुका था और वो इस प्लान में सभी को शामिल करना चाहता था। लेकिन आखिर जुबैर का प्लान क्या था? क्या राज के दोस्त गलती से रहस्यमयी टापू की चपेट में आ जाएंगे?